दोस्तों सोनम की शादी हो रही है, बारात आ गई है चौखट पर, लेकिन सोनम ने जैसे ही दूल्हे को देखा तो मना कर दिया। सोनम ने अपने दूल्हे को बारात आते ही, उसका चेहरा देखते ही मना क्यों किया दोस्तों? इससे पहले भी मना कर सकती थी, लेकिन उसी वक्त मना क्यों किया? और उस दूल्हे ने सोनम से कैसे बदला लिया? आखिर इस वीडियो में, इस कहानी में यही होने वाला है। कौन है वो सोनम जो दूल्हे को भी रिजेक्ट कर रही है? दोस्तों नमस्कार। आज की जो कहानी है इलाहाबाद के पास एक गांव की है। यहां पर सोनम का जन्म होता है। सोनम दिखने में इतनी खूबसूरत है कि एक देवी है, खूबसूरती की वला है। जिसको भी पसंद करेगी तो वो हीरो होना चाहिए। सोनम यही बोलती है, जिससे मेरी शादी होगी, जो भी मेरा लाइफ पार्टनर होगा, वो एक स्मार्ट हैंडसम हीरो होना चाहिए। यही डिमांड रहती है। सहेलियों से भी यही बात करती है, परिवार वालों से भी यही बात करती है। लेकिन सोनम शादी के लिए उम्र हो जाती है सोनम की, और परिवार वाले, सोनम के माता पिता सोनम के लिए लड़का देखने लगते हैं। सोनम का एक भाई है। सोनम का भाई और सोनम के पिता लड़का देखने के लिए घर से दूर निकल जाते हैं, और कई दिनों के बाद एक लड़का मिलता है। लड़का का नाम है संदीप। संदीप देखने में तो खूबसूरत नहीं है, लेकिन चरित्रवान बहुत है। पढ़ने में होशियार है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। संदीप को देखकर सोनम के पिता और भाई खुश हो जाते हैं कि सोनम के लायक लड़का मिल गया है। शायद इसको सरकारी नौकरी लग जाएगी तो ये सोनम को खुश रखेगा। साथ ही साथ उसका चरित्र इस प्रकार से कि सम्मान करने वाला, बड़ों का सम्मान करता था। इस प्रकार से सोनम को एक लड़के की तलाश उसके भाई और उसका पिता कर देते हैं। दोस्तों तो आगे क्या होता है? पूरी तैयारियां शादी के लिए हो जाती हैं। सोनम को बता दिया गया कि लड़का हम देख कर आए हैं, लेकिन सोनम ने यही कहा, हमें शादी नहीं करनी है। इसके बाद भी सोनम बोलती है, चलो पिताजी, जैसी आपकी इच्छा वैसी कर दीजिए, कोई बात नहीं। शादी के लिए हाँ बोल दी गई। सोनम की अब बारात आती है। बारात आते ही बड़े धूमधाम से, रस्मों रिवाज से बारात आती है। उस गांव में हर्षोल्लास है कि एक सुंदर लड़की की शादी होने वाली है। अब शादी होते ही दूल्हा जैसे ही स्टेज पर आता है, जयमाला कार्यक्रम होता है। सोनम देखकर दूल्हे को मना कर देती है कि हमें इससे शादी नहीं करनी है। जैसे ही सोनम इस बात को बोलती है तो दूल्हे को बहुत बड़ा धक्का लग जाता है। दूल्हे से ज्यादा सोनम के भाई और पिता को लगता है, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल था। सोनम की इस बात को सुनकर सोनम के भाई और उसके पिता सोनम को कोने में ले जाते हैं और बोलते हैं, बेटा ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हें शादी नहीं करनी है? सोनम बोलने लगती है, पिताजी ये तो बहुत सांवला है, काला है, मेरे को तो सुंदर लड़का चाहिए, स्मार्ट लड़का चाहिए, तुमने ये क्या ढूंढ दिया है? सोनम के भाई और पिता बोलने लगते हैं कि बेटा ये लड़का दिखने में बहुत सुंदर है, इसमें कोई भंग तो नहीं है, ये दिखने में सही है, तुम्हारी जिंदगी को संभाल देगा, और अच्छे से पढ़ता भी है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, साथ ही साथ चरित्र का बहुत अच्छा है, ना ही कोई शराब पीता है, ना ही कोई नशा करता है, माता पिता का सम्मान करता है, यही तो लड़का चाहिए। और रही बात लड़के की, तो लड़का देखने में भी सही लग रहा है, लेकिन सोनम को उसकी पसंद का लड़का चाहिए। सोनम ने स्पष्ट बोल दिया, पिताजी हमें शादी नहीं करनी है। और उस लड़के से भी बोल दिया कि तुम्हारी ऐसी क्या औकात है कि तुम मेरे सामने लग सको और मेरे से शादी कर सको, तुम बारात लेके क्यों आए? संदीप ऐसा सुनता रहा। संदीप ने एक भी शब्द नहीं बोला कि सोनम तुम क्या बोल रही हो। संदीप सिर्फ उसकी बातों को सुन रहा था, क्योंकि संदीप समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने एक भी नहीं सुनी और अपने पिता से बोलने लगता है, पिताजी ये क्या हो रहा है? संदीप के पिता भी उसके पिता से बोलने लगते हैं, गलत किया है, आपको पहले बताना चाहिए कि लड़का पसंद नहीं है। बारात आपकी चौखट पर आ गई है, लड़के को मना कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि बारात आई है, लड़का लड़की को लेकर नहीं गया, क्या मुंह दिखाएंगे गांव में? इस प्रकार की बातें होने लगी, लेकिन संदीप ने कुछ भी नहीं बोला। अब क्या करे सोनम के पिता और उसके भाई, वो एक भी बात नहीं मान रही। सोनम ने स्पष्ट बोल दिया, मैं शादी नहीं करूंगी। संदीप ने कुछ नहीं बोला। संदीप उदास, मुंह टेढ़ा करके, लटका के अब गांव से बारात वापस जाने लगी। जितने भी रिश्तेदार थे वो चले गए। जैसे ही गांव से बारात जा रही थी तो गांव के बाहर एक किसान दिखता है और बोलता है संदीप के पिता से कि साहब यदि बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। तो संदीप के पिता बोलने लगते हैं कि अब बचा ही क्या है बुरा मानने को, इतने से ज्यादा और क्या बेइज्जती हो सकती है, आप भी जो बोलना है बोल दीजिए। तो बूढ़ा किसान बोलने लगता है कि साहब मेरी एक बेटी है, मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन बेटी बहुत गऊ है, बड़ों का सम्मान करती है, लेकिन बेटी के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। बुरा ना मानो तो आप अपने बेटे के साथ मेरी बेटी को लेते जाओ, मेरी बेटी को संभाल लो। बेटी देखने में सुंदर थी,
कोई कमी नहीं थी, लेकिन गरीब थी। और बेटी के पिता ने यह भी बोल दिया था कि मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है। ये बातें सुनकर संदीप के पिता की आंखों में आंसू आ गए, इज्जत का भाव आ गया, सम्मान का भाव आ गया। अब क्या करे? उस गरीब किसान का सम्मान रखा और उसकी बेटी को लेकर के अपने बेटे के साथ घर चला जाता है। अब इधर सोनम भी, शादी तो टूट गई सोनम की, लेकिन सोनम के दिल में यही चल रहा है उसका जो दूल्हा हो बड़ा ही सुंदर हो। सोनम ने घर से जाकर के इलाहाबाद में प्रस्थान कर दिया, इलाहाबाद में रहने लगी, पढ़ाई करने लगी, सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगी। लेकिन इससे ज्यादा सोनम के दिमाग में यही चल रहा था कि कोई उसके लिए एक अच्छा सा प्यारा सा हीरो मिल जाए। और हीरो की तलाश में जहां भी नजरें गड़ी तो एक ऐसे व्यक्ति पर गड़ी जिसका नाम है विशाल। विशाल को देखकर सोनम रीझ जाती है और विशाल को पहली ही नजर में दिल दे बैठी। जैसे ही विशाल को देखा तो विशाल के पीछे वो लग जाती है। विशाल ने भी एक चालबाजी रखी, विशाल ने भी उसको पसंद तुरंत कर दिया। विशाल और सोनम का प्यार चलने लगा। कुछ ही समय में विशाल के बारे में सोनम अपने परिवार से बता देती है, यानी अपने भाई और पिता से बता देती है। जैसे ही सोनम अपने भाई और पिता से बताती है तो वो दोनों बोलने लगते हैं, बेटा तुम्हें अपने मन की जब शादी ही करनी है तो हमें बताने की क्या जरूरत है, तुम्हारी जो पसंद है उसी से शादी कर लो। और सोनम की शादी विशाल से करवा दी जाती है। विशाल के बारे में कुछ पता नहीं था। विशाल देखने में बहुत सुंदर था, जैसा सोनम चाहती थी वैसा ही था। महंगी महंगी गाड़ियों में चलता था, महंगी महंगी कारों में चलता था। बस यही चाहती थी सोनम, वही था। घर भी अच्छा था, घर बना हुआ था, पैसे थे, सब कुछ था। अब क्या चाहिए लड़की को? 1 साल हो जाता है शादी के, लेकिन जब पता चलता है सोनम को कि विशाल एक नंबर का पिबक्कड़ है, एक नंबर का लड़कीबाज है, ये अय्याशी करता है, लड़कियों के साथ अनैतिक संबंध बनाता है, गैर मौजूदगी में अवैध संबंध बनाता है, कई लड़कियों के साथ इसके ऐसे संबंध थे, इसके बारे में सोनम को बिल्कुल भी पता नहीं था। सोनम को जब पता चला, जब 1 साल होने के बाद सोनम का बच्चा हो जाता है और सोनम घर पे रहती है, अचानक वो शराब पीकर जब आता है और फोन पर बात करते आता है, क्योंकि इससे पहले सोनम के सामने विशाल कभी भी शराब पीकर नहीं आया। ना ही शराब पीने का, ना ही कोई लड़की से बात करने का मैटर सोनम के कानों तक इससे पहले आया। सिर्फ बच्चा होने के बाद पहली वो रात थी जब सोनम के पास शराब पीकर आया और शराब पीते पीते एक लड़की से बात कर रहा था। सोनम को जब पता चला इसके बारे में तो सोनम के कलेजे को धक्का लगा, ऐसा धक्का कि सोनम उसको सहन नहीं कर सकती थी, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए सहन कर गई। और पूछने लगती है कि तुम शराब भी पीते हो? तो बोलता है, आज से शराब नहीं पीता हूं मैं, मेरे को पिछले 8 साल हो गए हैं शराब पीते, हर प्रकार का नशा करता हूं। और इतना ही नहीं, तुम नहीं, कई मेरे ऐसे नाजायज संबंध हैं, कई लड़कियों के साथ, कई महिलाओं के साथ। शराब के नशे में उसने सब कुछ उगल दिया। सोनम इस प्रकार से जब सुनती है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। धीरे धीरे करके सोनम के 2 बच्चे हो गए, 3 साल हो गए। सोनम ने जैसा चाहा कि ये कभी तो सुधरेगा, लेकिन नहीं सुधरा। एक वक्त ऐसा आ गया कि विशाल की सारी प्रॉपर्टी बिक गई, कुछ भी नहीं बचा। भीख मांगने तक के लिए, कटोरा लेने तक का ऐसा था कि कटोरा नहीं ले पाते। बर्तन बिक गए, जमीन बिक गई, घर बिक गया। सोनम अब मजबूर हो गई कि घर बताएंगे, मायके में माँ बाप को बताएंगे तो वो बोलेंगे कि तुमने ही शादी अपने मन से की, तुमने हमारी बात कभी मानी ही नहीं। इस डर से सोनम ने अपने माता पिता को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन सोनम ने 3 साल बाद एक फैसला लिया। फैसला ये कि अब विशाल के साथ नहीं रहना है, अपना अकेले एक कमरा लेकर किराए से रहने लगी। और साथ ही साथ उसको पैसे की बहुत जरूरत थी, क्योंकि उसके 2 बच्चे हो चुके थे। 2 बच्चों को पालना, काम करना आसान नहीं था। सोनम ने सब्जी की रेडी लगाना शुरू कर दी। वहां से कलेक्टर साहब अपनी पत्नी को लेकर कहीं घूमने जा रहे थे। इतने में कलेक्टर साहब की नजर उस रेडी पर पड़ती है, सोनम पर पड़ती है। कार को रोककर कलेक्टर साहब सोनम के पास आ जाते हैं और देखते हैं तो सोनम ने जैसे ही उनको देखा तो अपना चेहरा छुपाने लगी। आते ही सोनम को कलेक्टर साहब बोलने लगते हैं कि चेहरा छुपाने से कुछ नहीं रहा, मैंने तुम्हें देख लिया, पहचान लिया सोनम। आखिर क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि तुम इस काम को करने लगी? हमने ये सुना था तुम्हारी जो शादी हुई है बहुत अच्छे घर में हुई है, बहुत अच्छे लड़के से हुई है, वो तुम्हारे लिए अच्छा लड़का था, संपन्न परिवार था, लेकिन ऐसी स्थिति क्या हो गई कि तुम यहाँ काम करने लगी हो? सोनम इस बात को सुनकर सोनम रोने लगती है और बताने लगती है कि मेरे को माफ कर दो, हाथ जोड़ने लगती है और बोलने लगती है संदीप, उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो। भरी बारात में मैंने आपको बेइज्जत किया, आपकी बारात लौटाई, काश उसी दिन में इस चीज को समझ जाती
कि सुंदरता कुछ नहीं होती है, बस इंसान सही होना चाहिए और मैंने आपकी बेइज्जती की, मेरे को बस माफ़ कर दो और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से सोनम की बातें सुनकर संदीप को भी दया आ जाती है। संदीप भी बोलने लगता है कि इंसान की अपनी अपनी चाह है, इच्छा है, जिसके साथ शादी करना चाहे, रहना चाहे, उसके साथ रह सकता है। तुमने क्या गलती की? तुम्हें पसंद नहीं था, आप शादी नहीं की, लेकिन एक गलती की थी कि शादी से पहले ही, बारात आने से पहले ही मना करना था, तो हम बारात लेकर नहीं आते। खैर उस बात को छोड़ो, जो कुछ हुआ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ ऐसा क्या है? तो बताने लगती है सोनम कि मेरी जिससे शादी हुई थी, देखने में तो सुंदर था, संपन्न था, लेकिन उसके जो गुण थे बहुत ऐसे खराब थे कि वो बेवक्कड़ था, शराबी था और कई महिलाओं के साथ उसके नाजायज़ संबंध थे, कई औरतों के साथ, कई लड़कियों के साथ, इस प्रकार से था। उसने पूरी ज़मीन जायदाद सब कुछ बेच दिया, रहने तक को घर नहीं था, बच्चे 2-2 मेरे हो गए, आखिर में करती तो करती उसके साथ क्या, खाने तक के लाले पड़ गए थे। इसलिए मजबूर होकर मैं यहाँ पर रेहड़ी लगाने लगी हूँ सब्जी की, उसको छोड़ दिया है, किराए से रहने लगी हूँ। मैं उसके साथ अब रहती भी नहीं, ना रहना चाहती हूँ। सोनम की बातों को सुनकर उनको दया आ जाती है कलेक्टर साहब को और बोलने लगते हैं, सोनम ये पकड़ो 5,000 रुपये, मेरी तरफ से जितनी हेल्प होगी उतनी करूंगा, मेरा नंबर है। पैसे दिए कलेक्टर साहब ने और वहां से चले जाते हैं। बोलते हैं जब भी कोई ज़रूरत होगी तब कॉल करना, मैं पूरी तरह से हेल्प करूंगा। कुछ समय बाद सोनम के लिए वहां पर स्थायी दुकान कलेक्टर साहब करवा देते हैं। दुकान करवाते ही बढ़िया से दुकान चलने लगी, सोनम के बच्चे भी ठीक ठाक से रहने लगे। वहां से कलेक्टर साहब चले जाते हैं। दोस्तों तो ये थी कहानी उस सोनम की जिसको अपने शरीर पर, सुंदरता पर इतना घमंड था कि उसने अपने जीवन पार्टनर को इस प्रकार से चुना। सिर्फ सुंदरता देखी, ना ही उसके गुण देखे, ना ही अवगुण देखे, कुछ नहीं, सिर्फ सुंदर चाहिए था। कभी कभी सुंदरता देखने के बहाने इंसान बहुत बुरा ठगा जाता है, जैसे सोनम। आज की कहानी कैसी लगी दोस्तों, आप अपने कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी मुलाकात अगली कहानी में एक नए टॉपिक के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्कार।